राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करें कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो इसके पहले पढ़े आधुनिकतावाद और जनवाद नव्य प्रगतिवाद के अंतर्गत श्रीकांत वर्मा और धूमिल को। तो अब पढ़ेंगे हम लोग लीलाधर जगुड़ी को और अन्य कवियों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। तो लीलाधर जगुड़ी क्या है? मूलतः वामपंथी विचारधारा के कवि हैं। प्रायः कहा जाता है कि उनकी आरंभिक कविताओं पर धूमिल के मुहावरेबाजी और खिलंदड़ापन का प्रभाव है, किंतु दोनों कवि लगभग एक साथ लिख रहे थे। जिस वर्ष धूमिल का संसद से सड़क तो प्रकाशित हुआ, उसी वर्ष 1972 में जगुड़ी का पहला संग्रह क्या है, नाटक जारी है, भी प्रकाशित हुआ। दोनों ही अकवितावाद से मुक्त नहीं है। दोनों ने मुख्यतः लोकतंत्र के विरुद्ध लिखा है। अकवितावाद या आधुनिकतावाद के प्रमाण में कुछ पंक्तियां उद्धृत की जा सकती हैं। 21वीं शताब्दी को इस बेरौनक लोकतंत्र में जीना है तो वेश्या की सार्वजनिक योनि से संभव है। स्त्री के प्रति उनका दृष्टिकोण धूमिल से अलग नहीं है। भेड़िए धूमिल की कविताओं में भी है, जगुड़ी की कविताओं में भी। आदमियों के जंगल में छिपे हुए भेड़िए पिछले पंजों से मिट्टी खोद रहे हैं और फिर रही है लोमड़ी कुंठाओं की रोबीदार पूंछें। इस व्यवस्था में इस संग्रह की लंबी कविता है। तो जो काव्य संग्रह है, पहला काव्य संग्रह 1972 में आया, नाटक जारी है, और संसद से सड़क तक भी 1972 में प्रकाशित हुआ था, जो कि धूमिल का है। तो उस संग्रह का जो पहला कविता है इस व्यवस्था में, यह लंबी कविता है। वस्तुतः व्यवस्था का हाल बेहाल है। व्यवस्था का हाल बेहाल है। नौकरी, गरीबी, कुर्सी, कानून सब अस्त व्यस्त। वास्तविकता तो यह है कि इस व्यवस्था में हर आदमी कहीं न कहीं चोर है, किंतु इसे बदलने के लिए वह कोई कारगर संकेत नहीं देता। आज़ादी की झूठी थाली का फैशन यहाँ भी है। जगुड़ी की स्वीकारोक्ति है। संशय की भाषा में बड़बड़ाता हूँ, जो न क्रांति है, न नज़रिया है, न विचार। उनके अन्य संग्रह हैं, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी और घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है आदि। इस यात्रा में व्यवस्था विरोध के साथ विषय वस्तु का विस्तार हुआ है। भाषा और क्रियाहीन वाक्यों की उछल कूद के बावजूद चीज़ों को समग्रता पकड़ने की क्षमता बढ़ी है। रात अब भी मौजूद है, परिवेश की भयावहता का यथार्थ अंकन है। बची हुई पृथ्वी में भाषा का खिलिंदड़ापन स्थगित सा लगता है। सीधी सादी भाषा में कविता की व्यंजकता समृद्ध हुई। इसे उनकी काव्य यात्रा की अगली मंजिल कह सकते हैं। अंतर्देशी और चिड़िया इस संग्रह की अच्छी रचनाएं हैं। घबराए हुए शब्द में कवि कहता है, असर में एकदम धर्म सरीखी मैं हर बार मैं एक कविता लिखना चाहता हूँ। धर्म के नाम पर मुंह बिचकाने वाले लोग नहीं समझते कि इसका ध्वन्यार्थ क्या है। असल में धर्म सरीखी कविता लिखना बहुत कठिन काम है। असल में यह कथन अपने आप में एक कविता है। जिस दिन जगुड़ी की यह प्रतिज्ञा पूरी होगी, वह दिन उनकी काव्य यात्रा का छलांग दिन होगा। इस संग्रह की कुछ कविताओं में इसकी शुरुआत देखी जा सकती है। इस तरह की कविताओं के लिए जनमानस के भीतर गहरी पैठ, घनीभूत संवेदना, शैलीगत परिवर्तन और समग्र बोध उपेक्षित है। चंद्रकांत देवताले। तो चंद्रकांत देवताले क्या हैं? चंद्रकांत देवताले एक सीमा तक धूमिल और जगुड़ी के भाषाई आतंक से अपने को बचाया है। वह उन्हीं के समसामयिक कवि हैं। उनके कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवार पर खून से, और लकड़बग्घा हंस रहा है। तो लकड़बग्घा हंस रहा बहुत बार पूछा जाता है। धूमिल जगुड़ी के रैटारिक से बचने का अर्थ यह नहीं कि उनका अपना रैटारिक नहीं है। जांघों में छटपटाती नावें, समुद्र प्रार्थना सा बिछा रह जाएगा, फूल बुखार के रक्तहीन उजाले में आदि उनके अपनी आविष्कृत मुहावरे हैं। मतलब यह कि आधुनिकता की तकनीक यहाँ भी है। स्थान स्थान पर उनके कथ्य की छौंक भी मिल जाती है। रंडियों के जूते खाए दिन भूल कर, मुझे मत घसीटो इतवार के नाम पर। रंडियों के बाजार में नहीं जाऊंगा, पर यह सब हाशिए पर है। वह पीड़ा के कवि हैं। कविता को बुलेट बनाने की बड़बोली स्प्रिया उनमें नहीं है।
आज की दुनिया को सही दिशा में न ले जाने की कविता की अक्षमता उन्हें दुखी कर देती है, और यह जानते हुए भी कि भ्रष्ट परिवेश में व्यर्थ हो गई है कविता, मुझे उसी में मरना है। एक जगह कवि लिखता है, मैं भड़बूजे की तरह इन शब्दों को कब तक फोड़ता रहूँगा। मस्तिष्क के भीतर मृत मछलियों को अवरेते हुए नदी के चढ़ते बुखार को कब तक अपनी हड्डियों के थर्मामीटर में चुपचाप पढ़ता रहूँगा। इसी बेचैनी का फल है कि वह कहता है, मैं थिरकती हुई धरती पर खिलते हुए बसंत के साथ उसे साबुत घर के सपने की कविता सौंपना चाहता हूँ। वे कविता की कमजोरी को जानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि सभ्यता के इस उफनते हुए उजाले में भूमिगत कैंसर के खिलाफ अपनी एक निहत्ती कविता को लेकर मैं भी कीचड़ की दीवार पर कुछ छाप देना चाहता हूँ। यहाँ पर कविता का सरोकार समाज का सरोकार बन जाता है। सामाजिक सरोकारों से संबंध कविता में एक प्रकार का संयम है। जहाँ कहीं उसका संयम मंद हुआ, वहाँ कविता सपाट बयानी में बदल जाती है। तो अगले कवि हैं कौन? विनोद कुमार शुक्ल। तो अभी इनको 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। विनोद कुमार शुक्ल का काव्य संग्रह वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया। विनोद कुमार शुक्ल का काव्य संग्रह वह आदमी नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह चला गया कविता के अद्यावधि प्रतिमानों के आगे प्रश्न चिन्ह लगा देता है। उसे यथार्थवाद, प्रगतिवाद, आधुनिकतावाद आदि के खानों में नहीं रखा जा सकता। उसकी अलग कोटि है। इस लेखक के उपन्यास नौकर की कमीज के साथ पढ़ना चाहिए। उनके काव्य और उपन्यास दोनों पर लातानी जादुई यथार्थवाद का प्रभाव है। इनमें यथार्थ के साथ कुछ अयथार्थ, अद्भुत खिलंदड़ापन आदि का समावेश होता है। यथार्थ सिर्फ सर्वहारा की फतह और गेहूं के भाव तक सीमित नहीं है। सब कुछ होना बचा रहेगा उनका दूसरा काव्य संग्रह है। उनकी रचनाएं एक ऐसे जनतंत्र की देन है जहां लोग एक दूसरे से परिचित होकर भी अपरिचित हैं। व्यक्ति के बीच विश्वसनीय संप्रेषण की कमी है। खंडित वार्तालाप उनकी नियति है। वे सारे भद्र पांडित्य को अस्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ, चड्डी में पत्नी की फटी पुरानी साड़ी की मजबूत किनारे के नाड़े से गठान लगाता हुआ परिवार हो गया। किंतु उनकी शैली कंपोजिशन कविता और पाठक के बीच ऐसा व्यवधान खड़ा करती है कि पाठक इसे लगभग जय हिंद कर लेता है। सन 1980 ऐसा वर्ष है जिसमें कविता नया मोड़ लेती है। इस वर्ष कई महत्वपूर्ण संग्रह प्रकाशित होते हैं, जैसे कुमार विकल का एक छोटी सी लड़ाई, अरुण कमल का केवल अपनी धार, मंगलेश डबराल का पहाड़ पर लालटेन, राजेश जोशी का एक दिन बोलेंगे पेड़, उदय प्रकाश का सुनो कारीगर और असद जैदी का बहने तथा अन्य कविताएं। पहले दो संग्रहों को छोड़कर शेष में आधुनिक भाषाई तकनीक का प्रयोग किया गया है। इनमें समग्रतः नव्य, प्रगतिशील या जन्मवादी रचनाएं कहा जा सकता है। इनमें गोला बारूद नहीं है। कवियों को कविता की सामर्थ्य सीमा मालूम है, अतः वे व्यापक जीवन से जो उनकी अनुभूति के अंग बन चुके हैं विषयों को चुनते हैं और उन्हें संवेदना के धरातल पर सामान्य मनुष्य की समस्याओं से जोड़ देते हैं। अगले कवि हैं कुमार विकल। तो कुमार विकल 7वें-8वें दशक के कवि हैं। दशक के ऐसे कवि हैं जो वस्तुओं को सीधे साक्षात्कार करते हैं और चमत्कार मूलक मुहावरों के बिना उसे प्रतिबद्ध कविता में बदल देते हैं। उनकी विचारधारा किताबी विचारधारा नहीं है, बल्कि उनके रक्त मांस में घुल मिलकर कवि व्यक्तित्व का अविभाज्य अंग बन गई है। इसलिए उनकी रचनाओं में व्यक्तित्वता का संस्पर्श, सहज आवेग और ऊर्जा का समावेश हो जाता है। विचारधारा के अतिरिक्त तो उनकी कविताएं पंजाब की नदियों, प्रेम कथाओं, पहाड़ी धूप, पंजाबी भाषा और संस्कृति की छौंक का जायजा लेती हुई बृहत्तर जीवन को समेट लेती है। इसके प्रमाण में उनके दोनों काव्य संकलनों एक छोटी सी लड़ाई और रंग खतरे में है को देखा जा सकता है। पहले वे प्रगतिवादी युद्ध कर रहे थे। विकल को युद्ध का हश्र मालूम था, इसलिए उन्होंने युद्ध के स्थान पर लड़ाई को चुना, वह भी छोटी सी लड़ाई को। छोटी छोटी लड़ाइयाँ किसी ऐतिहासिक समय में युद्ध में बदल सकती हैं। लड़ाई के अनेक मोर्चे हैं, वह कविता के भीतर भी है और बाहर भी। उनकी चाह है कि उनकी कविताएं बच्चों की लोरियां बन जाएं, जिन्हें नदियों में मछुआरे, खेतों में किसान, मिलों में मजदूर झूमते गाएं। किंतु वे काली हवाओं का बिंब लाती हैं। इसमें संदेह नहीं कि उनकी रचनाओं में काली हवाओं का बिंब नहीं है, अतः वे अपनी कविताओं के बिंबों के खिलाफ लड़ते हैं।
जब वे चुप रहते हैं तो संघर्ष और तेज हो जाता है। लेकिन नागार्जुन, मेरी इस चुप्पी को गलत मत समझना। मैं तो अपने आप को एक और लड़ाई के लिए तैयार कर रहा हूँ और अपनी कविताओं के बाहर एक सामरिक चुप्पी में कविता के बाहर कोई बड़ा हथियार गढ़ रहा हूँ। पर यह किताबी यूटोपियन बन जाता है। वे गहरे अर्थों में परिवर्तन के पक्षधर हैं जो सिद्धांतों पर नहीं, प्रामाणिक अनुभव पर आधारित है। उन्हें घर याद आता है जिसमें माँ खामोश दिए सी जलती थी और घर एक शराबी के कदमों की तरह लड़खड़ाता था। इंकलाब के रास्ते पर एक और घर है जिसमें खांसती बत्ती और एक डर है। इन डरों को भूलकर परिवर्तन के माया दर्पण में क्रांति की कौंध देखना क्रांति का बेहद सरलीकरण है। इन अनुभवों को समेटता हुआ कवि कहता है, मेरा ध्यान पत्नी की हड्डियों, बच्चों की गालियों की ओर जाता है, लेकिन हर बार देश की सरहदों पर लौट आता है जहां दुश्मन की फौजें तैनात हो चुकी हैं और देश खतरे में है। सरहद के खतरे की आहट सिर्फ बिकल की कविता में मिलती है। वे देश के भीतर वामपंथी दलों का अलगाव भी उनका सरोकार है। वे प्रार्थना करते हैं कि रोशनियां एक में मिल जाए। कहीं कहीं नक्सलवाद भी झांक जाता है और तरक्की पसंद नक्सलवादी भी। इनके अतिरिक्त उनकी कविता में चंबा के चौगान में बैठी गाय है, प्यारी धूप है, सतलज, ब्यास, रावी आदि का आदिम संगीत है, कस्बे की गंध है। कवि कहता है, जब तक बहता है झरना और मंडराती है मेरे जिस्म के आसपास एक पहाड़ी कस्बे की गंध, मैं नहीं अकेला, मैं नहीं निसंग। इन उल्लासपूर्ण रंग गंध के भीतर से एक करुण स्वर भी सुनाई पड़ता है, सभी प्रार्थनाएं लेकर मुझसे एक शराबी कविता दे दो। इसका दायित्व किस पर है? यदि शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो बिकल की कविताएं अभिधा उत्तम काव्य है का मॉडल है। बिपाशा की हार यदि शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो बिकल की कविताएं अभिधा उत्तम काव्य है का मॉडल है। बिपाशा की हार जैसी एक दो कविताओं को छोड़कर सर्वत्र कविता की लय जीवन की लय में घुली मिली है। कहीं पहाड़ी नदियों का आवेग तो कहीं मैदानी नदी की मंथरता। अब हम लोग अगले कवि हम लोग पढ़ेंगे अरुण कमल को। अरुण कमल प्रगतिशील धारा के कवि हैं। उन्होंने अपने कविता की धारा इस तरह से पैदा की जिसमें आधुनिकतावादी तकनीकी कारीगरी नहीं है। इसलिए उनकी कवियों में विचारधारा में भिन्न न होते हुए भी भाषा शैली में भिन्न है। वे त्रिलोचन की परंपरा के कवि हैं, लेकिन उनकी सरल दिखाई पड़ने वाली कविताओं में थोड़ा बहुत बांकपन ही है। बांकपन कविता का आंतरिक गुण है। जहाँ वह नहीं है वहाँ उनकी कविताएं कमज़ोर पड़ गई हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वे प्रतिबद्ध कवि होते हुए भी न उसका बयान करते हैं न बखान। यही उनकी शक्ति है। केवल अपनी धार उनका काव्य संग्रह है। उनके सौंदर्य का अपना एस्थेटिक्स है। शुक्ल जी के शब्दों में यह कर्म का सौंदर्य है। कर्म भी तरह तरह के होते हैं। बारिश, आंधी, तूफान, अत्याचार से टकराने में ही सौंदर्य निहित है। धरती की ओर से संघर्षरत पेड़ों का एक दृश्य है। गरजना है गगन और बिजलियों के देह में सूखने को उद्यत गरजते हैं धरती की ओर से। ये वृक्ष ठहरेगा कौन इस राह पर आज, देखेगा कौन इन संघर्षरत वृक्षों का दुर्दर्श सौंदर्य। इस तरह सौंदर्य मई का एक दिन में है। वह अपनी थकान, हार, पारिवारिक दुख को वियतनाम और कंबोडिया के संबंधों से जोड़कर जीत का अनुभव करने लगता है। प्रकृति भी इसी संघर्ष में लगी हुई है। वह स्वयं भी अशोक के पेड़ की तरह अतल ताप को हरे रंग में बदलता है। नीला आकाश ताल में अपनी शाखाएं फेंक रहा है। अब वह भविष्य से बातें करने के लिए प्रस्तुत है। हाशिए पर अंकित अंतर विरोध के बावजूद सूर्य ग्रहण, ऊर्जा और संघर्ष जन्य सौंदर्य की कविताएं हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आमने सामने खड़े हैं। ग्रह कक्ष की अभूतपूर्व हलचल। सौंदर्य के इस विपुल पुंज को देखने की ललक किस सहृदय में नहीं होगी, पर अपनी आँखों के मूल्य पर नहीं। ग्रहण के बाद भी सूर्य बना रहना उसका आंतरिक धर्म है। ग्रहण 3 में ब्रह्मांड का भव्य सौंदर्य दृष्टव्य है। जो देख सके वह देखे। अंत में सिरफिरे लोगों के विरोध में कवि कहता है, ऐसी सुंदरता कौन काम की जिसके देखें दीदा फूटे। एक नवजात बच्ची को प्यार में का पारंपरिक ढंग बदला हुआ है। प्रायः लोग स्त्री का तिमिराच्छन्न वर्तमान देखते हैं, लेकिन कवि ने उसके भविष्य का यथार्थ चित्र खींचा है।
वह इतिहास के परिवर्तनमान को प्रवाह को जानता है। अतीत की स्त्रियों बच्चियों के वरक्स भविष्य का यह चित्र एक भव्य वास्तविकता है। टूसे सी टहकती देह और माथे की कस्तूरी गंध नवजात बच्ची के वर्तमान का ही सौंदर्य नहीं है, भविष्य का भी है। करुणा के घोल के कारण इससे का प्रभाव और बढ़ गया है। दर्जन के वर्गभेद में भी करुणा की आस्वाद आता है, जिसे कवि ने एक शब्द नहीं द्वारा अभिव्यक्त किया है। कर्मा का गीत, रोली का टीका सोच भरे ललाट पर लगता है। सब मिलाकर वह उर्वर प्रदेश का कवि है, जहाँ अखुएं निकलते हैं, कंछा फूटता है। कुछ कविताएं जैसे होटल हाथ खबर अपनी सपाट बयानी में कमज़ोर हैं, और उनका दूसरा संग्रह सबूत उनकी काव्य यात्रा के विकास का सबूत नहीं दे पाता। तो अगले कवि हैं मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल के काव्य संकलन पहाड़ पर लालटेन पढ़ते समय अमृता शेरगिल के चित्रों की याद आती है। शेरगिल के पहाड़ी चित्र रेरी के चित्रों की तरह चटकीले नहीं हैं। वे पहाड़ी धुंधलके और उदास रंगों से बुने हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन के परिदृश्य भी कुछ कुछ उनसे मिलते जुलते हैं, फिर भी चित्र भिन्न है। शेरगिल की वर्गीय स्थिति डबराल से भिन्न है। शेरगिल ने चित्रों को सहानुभूति दी है तो डबराल ने आत्मानुभूति, पर उनका दूसरा संग्रह प्लाप है। पहले संग्रह में पहाड़ से महानगर में निर्वासित कवि के अत्यंत आत्मीय स्मृति बिंब है। यहाँ से वहाँ उन तक स्मृति बिंबों की माला फैली हुई है। शुक्ल जी के शब्दों में वह स्मृति रूप विधान का कवि है। इसमें शहर के परिप्रेक्ष्य में पहाड़ को और पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में शहर को देखा गया है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने पर ही उनकी रचनाओं की आर्द्र अर्थवत्ता प्रत्यक्षीकृत होती है। उनकी रचनाओं को जिस क्रम में रखा गया है उसमें एक प्रकार का प्रबंध विधान भी मिलता है। भाषा में मुहावरे गढ़ने का चमत्कार नहीं है, इसमें अभिधा मूलक ध्वनि है, वक्रोक्ति नहीं है। लालटेन की मध्यम रोशनी और ढलान की पहाड़ी लय की धीमी आहट कविता की प्रत्येक पंक्ति में सुनाई पड़ेगी। संग्रह की अंतिम कविता में इसकी लय कुछ तेज होकर भविष्य का संकेत करती है। आरंभ में वह पहाड़ी बसंत से विदा लेता है, क्योंकि अब यह बसंत स्मृति शेष हो जाएगा। आवाज़ें पहाड़ी गांव का सवाक चित्र ही नहीं प्रस्तुत करती, बल्कि बाघ के हुकरने की आवाज़ एक प्रतीक भी बन जाती है। आते जाते से शहर का पालतू सूर्यास्त और सनसनीखेज खबरें हैं। पालतू सूर्यास्त की ध्वनि पहाड़ी सूर्यास्त की स्वच्छंदता और रंगीनी तक फैल जाती है। यंत्र थी वह नदी में पहाड़ का उल्लेख नहीं है, सिर्फ नदी का है। हमेशा उफनती, अपने तटों और पत्थरों को प्यार करती। उस नदी से शुरू होते थे दिन, उसकी आवाज़ तमाम खिड़कियों पर सुनाई देती थी। लहरें दरवाज़ों को थपथपाती थीं, बुलाती हुई लगातार। नदी की गतिविधियाँ पहाड़ी नदी का ही संश्लिष्ट चित्र नहीं उपस्थित करती थी, बल्कि गांव का भी करती हैं जो उसके किनारे है। अब नदी नहीं है। प्रश्न होता है क्यों नहीं है? उसका उत्तर शहर है। अकेले आदमी का नाम शहर है, जहाँ पत्ते मरते हैं, प्रेम संबंध खत्म होते हैं। शहर सीटियाँ बजाता है, लोगों को मनचाही शक्ल में ढालता है। कभी कहता है तमाम संबंधों को विदा करने के बाद मैं यहाँ उगा हूँ। यहाँ वह रहता है, होता नहीं। तुम्हारा प्यारा पूरा गांव है जहाँ मैं होता हूँ। लालटेन का प्रकाश आग बनता है, उसमें गिरवी, खेत, भूख, बाढ़, महामारी से मरे लोग दिख रहे हैं। इसके फलस्वरूप जंगल से लगातार दहाड़ आ रही है। इच्छाएं दांत पैने कर रही हैं पत्थरों पर। दूसरा संग्रह घर का रास्ता, काव्य का रास्ता नहीं बन पाता। फिर है अगले कवि राजेश जोशी। राजेश जोशी प्रतिबद्ध कवि हैं। वे अपने विचारों और भावों के लिए कहानी बनाते हैं। कहानी को फेबुल में बदलते हैं और फेबुल को मिथ में। फेबुल के अपने खतरे भी होते हैं। फेबुल मिथ में न बदलकर अन्योक्ति हो जाता है तो काव्य तत्व का क्षरण हो जाता है। वे लोक कथा शैली का भी प्रयोग करते हैं। आधुनिकता की तकनीकें हैं जो अब सर्वमान्य हो चुकी हैं। जोशी ने इसे अपने ढंग से अन्वेषित किया है, पर फेबुल के खतरनाक पहलू वे सर्वत्र सतर्क नहीं है। एक दिन बोलेंगे पेड़ चर्चित काव्य संग्रह है। चाकू, चिड़िया, बच्चा, घोड़ा, हवा आदि से उनका काव्य संग्रह बोलेंगे एक दिन पेड़ भरा पड़ा है। चमत्कारिक चाकू को ही लें, चाकू में चमत्कार ही चमत्कार है, जिससे वे अपने कमरे के गलीचों, दीवारों, गैलरियों और आंगन के नाप धूप काट कर ले गए।
अंत में कबू इस चाकू की काट का इशारा करता है, वह अन्योक्त कविता है। अंतिम पंक्ति का इशारा इसके अन्योक्त होने की पुष्टि करता है। इसमें चाकू, धूप आदि स्वयं में कुछ नहीं है, इसलिए कविता एक सामान्य जादूगरी बन जाती है। लेबर कॉलोनी के बच्चे, बिजली सुधारने वाले, एक आदिवासी लड़की की इच्छा आदि स्वयं में भी है, इसलिए अन्योक्ति नहीं है, वे वस्तु होकर ही कुछ ध्वनित करती है। भारतीय आचार्यों की शब्दावली में उनमें वस्तु ध्वनि है। इनमें कवि का सामाजिक अभिप्रेत कविता की जमीन नहीं छोड़ता। किस्सा तोता मैना, रमजान मियाँ, वर्तज भोपाल और लोक कथा अच्छी कविताएं हैं। किस्सा तोता मैना का तर्क लोक कथा का है। वही लय, वही भाषा, वही नाट्यमानता, किताब की बोली में अद्भुत ताकत है। उड़ा इन्हें और दे गाली, कंगाली का राज किताब अर्थात ज्ञान से खुलेगा। रमजान मियाँ से बातचीत में भोपाल की स्थानिकता जान डाल देती है। इसकी केंद्रीय पंक्ति है, अल्लाह का फजल है, कवि के संपूर्ण संदर्भ में तीखे व्यंग में बदल जाता है। लोक कथा की कविता सामाजिकता को लोक कथा के रूप में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। अगले कवि हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश के भी 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं, सुनो कारीगर और अबूतर कबूतर। राजेश जोशी की तरह वे भी प्रतिबद्ध कवि हैं। राजेश के पास काव्य रूप है, किंतु उदय प्रकाश में प्रतिबद्धता का उत्साह है। उत्साहित प्रतिबद्धता अपने आप में हुमक कर रह जाती है, न कविता में रह पाती है और उनके न बाहर जा पाती है। सामूहिकता पर बार बार बल दिया गया है। अब सिर्फ मैं नहीं था अकेला, अपने जागने में चलने के पहले एक बार और पुकार मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दूसरी कविता हाल चाल में लिखते हैं कि अकेले का सफ़र नहीं है जीवन दास, तुम अपनी साइकिल के अनोखे सवार नहीं हो। एक तो थीम इतनी पिटी हो गई है कि अपने बासीपन में अग्राह्य हो जाती है। दूसरे कविता में एक मीडिएशन की आवश्यकता है, वह अब यहाँ अनुपस्थित है। उदय प्रकाश के व्यक्तिगत परिवेश और सुख दुख की कविताओं में आत्मीयता है, नयापन है और संवेदना को छू सकने की क्षमता है। एक प्रेम कविता का एक अंश है, मैं उसकी खामोशी की बगल में एक पत्र रख कर लौट आया, उसमें मेरी नींद के करीब एक गुलाब रख दिया और अक्षर और खुशबू के फासले पर हमने एक दूसरे का नाम लिखा। यह स्मृति बिंब की कविता है। सब कुछ लुटते चले जाना कविता के अमूर्तन को मूर्त कर देता है। वैयक्तिक संवेदना से पुष्ट कविताओं में संतुलित अमूर्तन है, लेकिन सपाट जनवादी कविताएं चल नहीं सकती क्योंकि उनमें अमूर्तन की कमी है। अगले कवि हैं असद जैदी। असद जैदी भी स्मृति बिंबों के कवि हैं। मंगलेश की अपेक्षा जैदी के बिंबों में मैदानी दुधलका अधिक है, आत्मसंघर्ष दोनों में है। जैदी का मुख्य आधार करुणा है। ऐसा लगता है कि आज के दिन मुझे नहीं मिलेगा किसी भाषा में करुणा के वजन का कोई शब्द। यह कथन अपनी भाषा की प्रकृति और की गहरी समझदारी का सूचक है। रह कर यह करुणा कवि को अपने गिरफ्त में लेने लगती है। पुनः बड़ी निर्ममता से वह अपने को उससे अलग कर लेता है। करुणा और निर्ममता के तनाव में बनती है उनकी कविता। तो संग्रह की अधिकांश कविताओं में उदास आत्मलाप है, विस्तृत आवास, प्रस्ताव, ऐसा आदमी था मैं, खामोशी और हंसी, बहने, ऐसा के लिए कुछ कविताएं आदि में करुणा और निर्ममता का गहरा अंतर्द्वंद है। विस्मृत आवास में कवि कहता है, खुलो मेहमानों को पानी दो, और यह पूछना कि माँ कहाँ है सारे प्रसंग को करुण बना देता है। कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की प्रारंभिक कविताओं में तोतों, बच्चों और चिड़ियों के लोगों की परेशानी होती थी, पर बाद में ये उनकी कविता संरचना के सृजनात्मक अंग हो गए। वह कविता का सांचे ढला मार्ग छोड़कर अपनी अलग पहचान बनाता है। अनेकानेक मताग्रहों और धारणाओं से अपने को मुक्त रख कर एक हद तक की कविता को भी मुक्त करता है। उसका मानना है कि अभी भी जीवन में सौंदर्य, आर्द्रता, इंद्रियता शेष है। छायावाद के विरोध में चलने वाले काव्य आंदोलनों में जन्मी कविताओं में क्रमशः निरंध्र, नीरसता और ऊब भरती गए। बौद्धिक रुखाई और छायावाद विरोधी फैशन को किनारे हटाकर उसने अपने काव्य को रूमानियत और नए राग से संवारा। वह राग बोध का नहीं, राग वृद्धि का कवि है। उनकी कविता के मुख्य विषय हैं प्रेम, प्रकृति, जीवन और मृत्यु। सामाजिकता स्पृश्य नहीं है, पर वह ढांचाबद्ध भी नहीं है। प्रेम से देह का महत्व उसे अस्वीकार्य नहीं है, किंतु देह के आर पार भी बहुत कुछ है। शब्द से भी जागती है देह, जैसे एक पत्ती के आघात से होता सवेरा।
शब्द और सवेरा अर्थ के नए आयाम उद्घाटित करते हैं। प्रेम में एक नौन मेष भर उठता है। विदा में तुम चले जाओगे और थोड़ा सा यहीं रह जाओगे, और सुख दुखात्मक अनुभूति की दुखती रग पर उंगली रख देता है। एक छोटे सच का कवि है, चाहे प्रेम का हो, जीवन का हो या मृत्यु का, किंतु एक सच होता है, और दूसरों के दिए ढांचे में अपने को लगातार ढालने का सच। इस सच से उसे घृणा है। ढांचे ढले सच में जीवन उल्लास नहीं होता। उसे आशा है कि सब कुछ नष्ट नहीं होगा, कुछ तो बच ही जाएगा। इसे दूसरी कविता में स्पष्ट किया गया है, अगर बच सका तो वही बचेगा, हम सब में थोड़ा सा आदमी। आज के सर्वनाशी परिवेश में समूचा आदमी नहीं बचेगा, किंतु थोड़ा सा बच सकता है। अशोक की कविता इसी को बचाना चाहती है। गीतों में सबसे महत्वपूर्ण गीत है बहुरी अकेला, जो कुमार गंधर्व के दिवंगत होने पर लिखा गया है। इस विदा गीत के कैनवस पर जीवन में मृत्यु, मृत्यु में जीवन, रहस्य, जिज्ञासा, प्रार्थना का मौन और वैष्णवी समर्पण है। हिंदी की लंबी कविता परंपरा की विशिष्ट कड़ी है। भाषा सरल किंतु अंदाज नया है। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं, वही बहुरी अकेला उनके काव्य संग्रह हैं। इसके बाद अगले कवि हैं जो थोड़ा केवल परिचय नाम दिए हैं। ऋतुराज, कुंभज, विष्णु खरे, गिरिधर राठी, विजेंद्र, प्रयाग शुक्ल, भगवत रावत, सोमदत्त, ज्ञानेंद्रपति कुमार, कृष्ण इबार रब्बी आदि उल्लेख है। अब क्या है, अब आतंक और दहशत के बावजूद राष्ट्रों के बीच शीत युद्ध समाप्त हो गया है। समस्याएं बदल गई हैं, मत वैभिन्न का अवकाश बढ़ गया है। जनतांत्रिक समाजवाद की ओर रुझान पैदा हुआ है, उसे एक नया सोच विकसित हो रहा है। नई पीढ़ी इन परिवर्तनों से अवगत है। पिछले 2 दशकों में चोर दरवाजे से घुसे रूपवाद के प्रति भी वह सतर्क है। लोरका को याद करते हुए हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि अगली पीढ़ी एक दमकता इस्पात जैसा ढला गीत देगी, जो विचारों से समृद्ध, पछतावे और पीड़ा के अम्लान तथा उड़ान भरे सपनों से बेदाग होगा। तो यह थे जो क्या है जनधारा के कवि जो थे। कितने कवि थे? आधुनिकतावाद और नव्य प्रगतिवाद। तो आधुनिकतावाद को इन्होंने नया प्रगतिवाद भी कहा है, जनवाद भी कहा है। तो इसमें हमने पढ़ा श्रीकांत को, धूमिल को, और धूमिल के 3 संग्रह हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। लीलाधर जगुड़ी को, चंद्रकांत देवताले, विनोद कुमार शुक्ल, कुमार विकल और अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश, अशोक वाजपेयी, असद जैदी। तो इतने कवि थे इसमें जिनके बारे में इन्होंने लिखा बच्चन सिंह जी ने। तो मिलेंगे हम लोग फिर अगला वीडियो में, पढ़ेंगे अगले वीडियो में नाटक, प्रगति और प्रयोग। तो इस काल के नाटक और नाटककार और नाटक कौन कौन से हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और नोट्स अपने ज़रूर बनाइए सब। जैसे कि अब इसमें लेखक हैं अशोक वाजपेयी, तो अशोक वाजपेयी को एक पेज पे लिखिए, उनका जन्म लिखिए और उनकी काव्य संग्रह को लिख लीजिए। जो कविताएं थोड़ी बहुत दी है वो भी लिख लीजिए। उदय प्रकाश को, असद जैदी, राजेश जोशी, क्योंकि नए लोगों में से पूछता ज़रूर है, पहले भी पूछा हुआ है। मंगलेश डबराल, अरुण कमल, सबसे पूछा है कहीं न कहीं नेट में। और चाहे TGT PGT हुआ, चाहे कुमार विकल है, विनोद कुमार शुक्ल, इनको तो ज्ञानपीठ मिला है, तो इनके बारे में भी पढ़ना ही चाहिए। और लीलाधर जगुड़ी से भी पूछता है, चंद्रकांत देवताले, इन सभी से हमेशा एक प्रश्न तो आ ही जाता है इन लोगों से। जितने लेखक हैं, जैसे श्रीकांत वर्मा है, श्रीकांत वर्मा का मगध बहुत बार पूछा हुआ है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो थोड़ा इसमें दिखा दे रहे हैं। आधुनिकतावाद और नव्य प्रगतिवाद, ये कवि थे ये श्रीकांत वर्मा, धूमिल, अरुण विकल, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगुड़ी, अशोक वाजपेयी, असद जैदी। इसके पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं श्रीकांत वर्मा और धूमिल को।
यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया, इसके पहले यह वीडियो था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।